हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन जो कि क्लास 11th का चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वो चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एंड डायमेंशन, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी। Physical quantities are those quantities that can be measured. For example, मतलब those quantities which can be measured. इसका सिंपल डेफिनेशन है those quantities which can be measured. फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, लेंथ हो गया, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एट्सेट्रा। और ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। कौन से? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। A physical quantity that cannot be measured is called non-physical quantity। तो इसका एग्जाम्पल में हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप फिर डेफिनेशन लिखना है तो बोल देते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, इसमें केवल लगा देंगे कैन नॉट बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेंथ है तो कितने मीटर है बता सकते हैं, मास है तो कितना केजी है, वॉल्यूम है कितना सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब है कि लीटर है, डेंसिटी कितने केजी पर मीटर क्यूब है। और जैसे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में हो गया बस, ट्रेन, बिल्डिंग, मुंबई, दिल्ली, पटना। लेकिन इसको तो मेजर करेंगे नहीं, इसमें क्या मेजर करेंगे? पटना में, पटना का कुछ बताइएगा तब न मेजर करेंगे। पटना का एरिया, तो एरिया हो गया फिजिकल क्वांटिटी, एरिया हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं हम, अब इनको क्लासिफाई कैसे किया गया है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड है डेराइव्ड। फर्स्ट है फंडामेंटल, सेकंड है डेराइव्ड। अब डेराइव्ड के तो नामे से समझ में आ रहा है कि इन फंडामेंटल से जो डेराइव्ड किए जाते हैं, DERIVED, डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी those physical quantities which do not depend on any other physical quantity, which do not depend on any other quantity, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। और ये वाले जो डेराइव्ड होते हैं, which are expressed in terms of more than one physical
मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसका डेफिनेशन हो जाएगा दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ more than one fundamental quantity, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होते क्या हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके नंबर कितने होते हैं तो गिने चुने हैं ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सबसे पहला है लेंथ, इसका एसआई यूनिट यहाँ पे हम लिख देते हैं एसआई यूनिट। लेंथ का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर, सिंबल हो जाएगा, सिंबल हम यहाँ लिख दिए मीटर। लेंथ के बाद है मास, मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल है केजी। टाइम, टाइम का हो गया एसआई यूनिट सेकंड, इसका सिंबल हो जाएगा एस, मतलब सिंबल मतलब किससे डिनोट करते हैं, लिखना होगा तो सेकंड पूरा थोड़ी लिखेंगे, एस लिख देंगे, हो गया। इसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर, और इसका एसआई यूनिट केल्विन। अब इसका सिंबल है के। टेम्परेचर के बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर के बाद क्या आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसका हो गया एम्पियर, इसका सिंबल हो गया ए। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आप नया सुने होंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, और इसको डिनोट करते हैं सीडी से। अब ये कैंडेला क्या है, इट इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट, इंटेंसिटी कहिए चाहे ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब समझिए कि कोई टॉर्च जल रहा है, उसका कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है चाहे ब्राइटनेस है, कितना मतलब ज़्यादा तेज जल रहा है, उसी को बोलते हैं, उसी को मापते हैं मतलब कैंडेला में, तो वही है लुमिनस इंटेंसिटी। और इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इसको मापते हैं मोल में, MOL, इसका ऐसा सिंबल हो गया MOL, मोल, ई हटा देंगे तो इसका सिंबल हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट नोट, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है मेजर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ लाइट किस चीज़ का मेजर है, अब कितना ज़्यादा जो काड़ा जल रहा है उसी को बोलते हैं ब्राइटनेस। इसके बाद आता है दो और फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही दो और आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पर देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये थोड़ा से अलग से हो गए, सप्लीमेंट्री है मतलब इन पूरे फंडामेंटल क्वांटिटीज को बनाने के बाद काम नहीं चल रहा था तो सप्लीमेंट्री दो और जोड़ा गया। डेराइव्ड इनको हम बोल नहीं सकते थे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ही है। अब इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आता है सबसे पहला प्लेन एंगल, प्लेन एंगल,
प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन। इसका सिंबल है स्मॉल RAD। ये मत समझिएगा कि बड़का आर लिखाएगा हमसे गलती होगा, नहीं, स्मॉल आर ही होता है। 2 में है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का ST रेडियन होता है ऐसा यूनिट ST। अब यही वाला रेडियन RADIAN। अब इसका सिंबल हो गया SR। कौन S? छोटका वाला S। ये मत समझिएगा जो बड़का वाला S होगा यहाँ पर, नहीं, सब में छोटा वाला है। देखिए मीटर का स्मॉल m ही होगा, सब में छोटा है। एम्पियर का A बड़ा है, एक बात सही है। इसके बाद अब आता है प्लेन एंगल। अब होता क्या है प्लेन एंगल का मतलब? जो सैंपल हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, 30 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल है प्लेन एंगल, ये वाला है, ये वाला थीटा। अब आता है सॉलिड एंगल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इमेजिन करिए कोई एक स्फेयर ऐसा। अब ये वाला स्फेयर हो गया। अब यहाँ से आप किसी डिस्क को काटिए, डिस्क को काटिएगा तो ये ऐसा ऐसा निकलेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे इससे मतलब जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको बोलते हैं हम क्या? सॉलिड एंगल। मतलब किसी सॉलिड से ऐसे, किसी सॉलिड पे कोई सॉलिड लग रहा हो, मतलब 4D का एंगल, इसी एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब इसको हम डिनोट थीटा से नहीं करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है? इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसमें हम कुछ रिलेशन भी आपको समझा देते हैं, कुछ रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है कि 2 पाई रेडियन, अब एंगल को तो हम रेडियन में मापते हैं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। यानी कि ये तो कन्वर्ट करने के लिए आपको एक नोट हो गया कि मतलब कितना भी रेडियन दिया रहेगा तो आप डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि पूरा एक स्फेयर है। अब ये कितना सॉलिड एंगल पूरा मिला के सबटेंड करता है, पूरा मिला के ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है? 4 पाई ST रेडियन। क्योंकि ये सॉलिड एंगल है तो इसको SR में ही मापेंगे, ST रेडियन में। तो ये 4 पाई एंगल सबटेंड करता है। अब आप कोई एक हम रिलेशन बता देते हैं कि सॉलिड एंगल और मतलब प्लेन एंगल में एक रिलेशन होता है थीटा ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर एग्जांपल आपको कोई एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री, अगर थीटा बराबर है 60 डिग्री तो प्लेन एंगल ये वाला हो गया 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कितना होगा? पाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस, अब थीटा कौन सा है? थीटा है ये वाला, मान लेते हैं ये कोण है, ये वाला कोण है, सबटेंड कर रहा है ये वाला कितना डिग्री? 120 डिग्री। लेकिन थीटा हाफ एंगल को लेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। 1 माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 पाई इंटू 1/2 इसका हो जाएगा पाई, ठीक है? ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ओमेगा इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है? अब हम कुछ और क्वांटिटीज देखते हैं। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी तो हम आपको समझा दिए। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज वही है जो 7 फिजिकल क्वांटिटी जो हमने बताया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उन्हीं से डेराइव किए जाते हैं।
अब हम देखते हैं कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी। मेन खेल यहीं पे है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला हम लेते हैं प्रेशर। आपने सुना ही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट, फोर्स पर यूनिट एरिया तो जानते ही हैं। फोर्स का एसआई यूनिट पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही होगा इसका क्या, ये क्या है, यूनिट है, प्रेशर का यूनिट हो गया। आप इसी को पास्कल भी लिखते हैं, आप इसी को न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर एक और मीटर है नीचे से, तो हो जाएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर। क्योंकि मीटर, एक मीटर से यहाँ पर एक मीटर खत्म, तो नीचे एक मीटर बचेगा, तो -1 यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद वाला हम फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, वो है डेराइव में वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वही स्पीड को ही वेलोसिटी, मतलब स्पीड का ही जो एसआई यूनिट है वही वेलोसिटी का भी होगा। लेकिन वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम, एंड स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में मतलब डायरेक्शन मैटर करता है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है कैलकुलेशन के वक्त। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम, तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। थर्ड वाला हो जाएगा आपको एक्सेलरेशन। ये सब आप पहले से पढ़े हैं 9th क्लास में, ACCLERATION, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कितना, किस रेट से आप अपने गाड़ी का स्पीड को बढ़ा चाहे घटा रहे हैं। ठीक है, मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कितना वेलोसिटी कितना देर में चेंज हुआ, डेल्टा टी। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लेते हैं कि 1 मिनट में आप अपने मोटरसाइकिल का स्पीड 0 से 100 किलोमीटर कर दिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 ही मिनट में। 60 सेकेंड हुआ नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन देखिए 60 सेकेंड में अगर आप कर दिए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 से फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड 100 बाई 60 सेकेंड, ये वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा। किलोमीटर में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं समझिएगा मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करिएगा तो मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, नहीं तो किलोमीटर पर सेकंड। ये वाला आवर में है, तो यूनिट कन्वर्जन के बाद ही आंसर आएगा, ऐसे डायरेक्ट ये वाला तो गलत है। इसको किलोमीटर पर आवर में अगर दिया है 100 किलोमीटर पर आवर, तो आपको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं कि 100 किलोमीटर पर सेकंड 5/18, तो ये ट्रिक हो गया। ये कैसे आए ये भी बता देते हैं। किलोमीटर है पर आवर है, तो 100 इंटू 1 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, मीटर हो गया। आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, मैंने 60 मिनट गुने 60 मिनट, तो ये वाला 2 0 खत्म। अब 5 ये वाला हो जाएगा, ये वाला 3 चौक 18, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट करिए, चाहे इसी को आप लिख दीजिए। अब कुछ बच्चे होते हैं जो इसको याद कर लेते हैं, अब इसको याद करने का भी ट्रिक है। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 5/18। क्यों, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आपको
18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको याद करने का तरीका है कि आपको छोटे यूनिट में जाना है, मतलब किलोमीटर पर आवर तो बड़का यूनिट हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर तो बड़का यूनिट हो गया, बड़का से छोटका में जाना है तो छोटे अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 छोटा है, और छोटे वाले यूनिट से बड़े वाले यूनिट में जाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। काहे कि आपको छोटे में जाना है तो याद रखने के लिए है कि इसमें छोटा में जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, काहे कि 5/18 18/5 से छोटा है। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, मतलब बड़े वाले क्वांटिटी में आप जा रहे हैं तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, काहे कि ये बड़ा है, याद रखने के लिए। बाकी आपको 18/5 रटना होगा, रटने से बहुत काम बनेगा। अब इसके बाद हम फोर्थ वाला फिजिकल क्वांटिटी बता दे रहे हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, बहुत लोगों को तो याद ही होगा ही। वर्क, अब वर्क का मतलब हो गया काम। इसका डेफिनेशन होता है फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी वस्तु पर हमने मान लीजिए 40 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर, 3 मीटर ये डिस्प्लेस हो गया, तो इसका वर्क डन होगा मैंने 40 न्यूटन गुने 3 मीटर मैंने 120 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को आप इसका वैसा यूनिट हम बता देते हैं, न्यूटन मीटर है तो न्यूटन को तो आप जानते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर है, तो इसी को लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं जूल में। कितना जूल वर्क हुआ तब 120 जूल। इसी को बोलिए 120 न्यूटन मीटर, चाहे इसी को बोलिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन सबसे आसान कौन सा है बोलना कि 120 जूल काम हो गया। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहिए, उससे बढ़िया है कि जूल कहिए, छोटा वाला यूनिट बना दिया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी जो डेराइव्ड है, और वो है रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस का क्या ऐसा यूनिट होगा, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट इतना आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन हम बता देते हैं R इज इक्वल टू होगा डेल्टा V बाई डेल्टा I, मतलब ओम्स लॉ से। अब V पोटेंशियल का आपको याद होना चाहिए, उसके बाद करंट का तो एम्पियर होता ही है, करंट का एम्पियर होता ही है, और ऐसे ही निकल जाएगा। इसका भी आसान है, लेकिन सबसे पहले आपको डेल्टा V मतलब पोटेंशियल का निकालना होगा। तो आपको एक और रिलेशन पता होगा, कौन सा रिलेशन है, वो रिलेशन है कि V पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q होता है, चार्ज अपॉन मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V वर्क डन का तो आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि न्यूटन मीटर अपॉन Q, तो इसका हो गया न्यूटन मीटर अपॉन Q इंटू करंट I इज इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है, Q/T। तो न्यूटन मीटर ऊपर चल गया, टाइम Q² यही इसका ऐसा यूनिट होगा, लेकिन Q तो फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, इसको भी वैसे ही लिखना होगा, टाइम अपॉन Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, तो I²T², ऊपर से T एक नीचे ख़त्म, तो ये वाला हो जाएगा न्यूटन मीटर पर I⁻², T⁻², ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी, मतलब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम।
ये भी आपने सुना होगा क्लास 9th में। किस चैप्टर में? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो न्यूटन का लॉ का है ना, उसी में आप सुना होगा न्यूटन सेकेंड लॉ में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो आप इसका P इज इक्वल टू होता है, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, P इज इक्वल टू होता है mv, मास kg, और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। अब हम आपको सिखाते हैं डायमेंशन कैसे निकालते हैं। डायमेंशन, अब डायमेंशन क्या होता है, हमने आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताया है। सबसे पहला था लेंथ, दूसरा था मास, तीसरा था टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका सबका होता है क्या, स्पेसिफिक सिंबल दे दिया गया है डायमेंशन में इसको। तो इसको डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर को थीटा से, अच्छा T से, इलेक्ट्रिक करंट को A से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला CD से ही, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल स्पीड का, स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस किस में मापा जाता है, लेंथ में, और टाइम का तो डायमेंशन होता है T, तो इसका हो गया डायमेंशन LT⁻⁻1। लेकिन डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस आर द पावर्स। ये वाला पावर जो है ना, यही डायमेंशन है, यानी कि इसमें L का डायमेंशन है 1, T का -1, ऐसा ही आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा एक और चीज़ हम बताते हैं, ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट बताते हैं, और बहुत सारा ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, आगे जाइएगा तो आप पढ़िएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट का मतलब हो गया लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, सब ग्रेडियंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया टेम्परेचर अपॉन लेंथ। अब टेम्परेचर का तो आपको पता है, इसका केल्विन होता है के, टेम्परेचर को आप केल्विन से भी ही डिनोट करते हैं, केल्विन से भी डिनोट कर सकते हैं, अपॉन लेंथ का हो गया L, यानी कि K1 L पर -1। लिखेंगे कैसे, m0 L-1 T0 K पर 1। इसके बाद में हम आपको एरिया का डायमेंशन बताते हैं। एरिया का आपको हो जाता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को तो लेंथ का डायमेंशन तो L हो गया, अब ब्रेथ भी तो एक प्रकार से लेंथ ही होता है, इसका भी L हो गया, तो इसका हो गया L², यानी कि इसके डायमेंशन को हम कैसे लिखेंगे, m0 L² T0। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे चीज़ों का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। कोई एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपको अगर निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है कितना, 6.67 × 10⁻⁻11
ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है शायद। हम आपको अभी इसको निकाल के दिखा देंगे, याद नहीं आ रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इस यूनिट को हम डिराइव करेंगे। हमको पता है कि नहीं, हमें खुद नहीं पता है, हम इसको डिराइव करके आपको बता रहे हैं। F इज इक्वल टू होता है जी, न्यूटन का लॉ है m1 m2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स, कोई भी दो बॉडी रखा रहता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये वाला आर है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू स्फेरिकल बॉडी। ये वाला स्फेरिकल है तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से इसको सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट स्फेयर एंड m2 इज द मास ऑफ सेकेंड स्फेयर। तो यहाँ से आप g को निकालेंगे सबसे पहले। तो F बराबर जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 हमको डायमेंशन निकालना है तो m1 m2 का लिए लिखेंगे, m स्क्वायर सीधे लिख देंगे। g इज इक्वल टू हो गया f आर स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ f न्यूटन, r इज मीटर स्क्वायर, ये वाला भी मीटर स्क्वायर हो गया। ये वाला मीटर नहीं है, ये वाला मास है तो इसको मास को लिखेंगे केजी स्क्वायर। तो इसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमने सही लिखा था। उसके बाद अब इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब सेकेंड रेज़ टू पावर -2, मीटर स्क्वायर है केजी स्क्वायर नीचे है तो इसका मतलब होगा केजी रेज़ टू पावर -1, मीटर रेज़ टू पावर 3 एंड सेकेंड रेज़ टू पावर -2। अब केजी को आप क्या लिखेंगे, मास का m होता है तो m रेज़ टू पावर -1, मीटर है ये वाला, मीटर का लेंथ का क्यूब, सेकेंड का टाइम रेज़ टू पावर -2, यही आंसर हो गया। m-1 l रेज़ टू पावर 3 t रेज़ टू पावर -2। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो हो गया। अब कोई एक और कांस्टेंट है आपको हम बता दें, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हो। अभी तो कोई नहीं है लेकिन आपको एक और हम बढ़िया वाला जो पोटेंशियल वाला क्वेश्चन कराए थे, v इज इक्वल टू होता है W/Q। तो W/Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। W का आपको डायमेंशन ऐसे लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन I इंटू टी। फोर्स का होता है न्यूटन, न्यूटन को आप लिखेंगे m, रन दीजिए मीटर को, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दो बार हम करके दिखा देते हैं, फिर से इसमें मीटर से मल्टीप्लाई, करंट का होगा A एंड टाइम का T। केजी का हो गया मास m, मीटर और मीटर लेंथ स्क्वायर, सेकेंड रेज़ टू पावर -2 अपॉन A रेज़ टू पावर -1 T रेज़ टू पावर -1, यही इसका डायमेंशन हो जाए। अब फोर्स का जो डायमेंशन है वो आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ भी ज़रूरत आया, यहाँ भी ज़रूरत आया। एक्सेलरेशन के भी डायमेंशन निकालने में आपको फोर्स के डायमेंशन की ज़रूर पड़ेगी। तो फोर्स का डायमेंशन होता है